नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शहला। और अगले 1 घंटे हम अपने सभी दर्शकों को दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्ष से जुड़ी कुछ कहानियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की सफल यात्रा के बाद लौटे स्वदेश। अपने मिस्र दौरे को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कहा, दौरे से भारत और मिस्र के संबंधों को मिलेगी नई ऊर्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और भारत की दोस्ती को बताया दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती में से एक। पीएम मोदी ने बाइडेन से सहमति जताते हुए कहा, वैश्विक हित के लिए बड़ी ताकत है हमारी दोस्ती। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश और हिमाचल में आज भारी बारिश की संभावना। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा स्थगित। असम में मौसम की बेहतर स्थिति के कारण बाढ़ की स्थिति में हुआ थोड़ा सुधार। G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की तीसरी बैठक का आज उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में होगा आगाज। बैठक में देश के आधारभूत ढांचे से संबंधित चुनौतियों और टिकाऊ शहरों के लिए खाका तैयार करने पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का भी होगा आयोजन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका, कनाडा और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से रूस की स्थिति पर की चर्चा। बाइडेन और ट्रूडो ने अटूट समर्थन का फिर से दिलाया भरोसा। वैगनर प्रमुख गिरफ्तारी से बचने के लिए रूस छोड़ने को तैयार। रूसी खुफिया विभाग ने वैगनर प्रमुख के परिवारों को नुकसान पहुंचाने की दी धमकी। ग्रीस में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने एक बार फिर देश के संसदीय चुनावों में जीत की हासिल। किरियाकोस मित्सोताकिस और प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल की संभाली बागडोर। नवनिर्वाचित पीएम ने की जनादेश की सराहना। गोल्फर दीक्षा डागर ने जीता टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन का खिताब। लेडीज यूरोपीय टूर पर टाइटल जीतने वाली बनी दूसरी भारतीय महिला। भारत के सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने जीता WTT कंटेडर का खिताब। महिला युगल के फाइनल में जापानी जोड़ी को 3-1 से दी मात। WTT कंटेडर जीतने वाली बनी साल की पहली जोड़ी। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ देश भर से खास खबरें और बात करते हैं मिस्र और अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश लौट आए हैं। नई दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और गणमान्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा ने दोनों देशों के साथ संबंधों की एक नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में मिस्र दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा मिलेगी। और वहीं विश्व की 2 पुरातन सभ्यताओं वाले देशों के संबंध में 21वीं सदी में अब नए सिरे से नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और मिस्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे से दोनों ही देशों की दोस्ती अब रणनीतिक साझेदारी के दौर में पहुंच चुकी है। देखिए पीएम मोदी के दौरे के बारे में विस्तार से बताती हुई ये खास रिपोर्ट। मिस्र की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा पहुंचे। विश्व धरोहर गीजा के पिरामिड का दौरा किया। प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद भी गए।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की पहली यात्रा थी। विश्व के दो पुरातन सभ्यताओं वाले देश के संबंध 21वीं सदी में नए सिरे से नई ऊंचाई पर हैं। एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल मकबूली की मौजूदगी इसका खुद एहसास कराती है। सलामी गारद और औपचारिक स्वागत। 26 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल भी दिया गया। मिस्र और भारत के बीच रिश्तों की ये नई शुरुआत सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों ही नेताओं के बीच दिखी ऊर्जा इस रिश्ते को बताने के लिए काफी है। वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा सहित सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और भी मजबूती देने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके अलावा 3 अन्य समझौते कृषि, पुरातत्व, प्राचीन धरोहर सहित प्रतिस्पर्धा कानून के संबंध में दोनों देशों के बीच हुए। It was very clear from those discussions and the MOU and the agreements that were signed later on that the two leaders gave particular focus on enhancing the political and security cooperation, defense collaboration, trade and investment ties, scientific and academic collaboration and strengthening of people-to-people ties. द्विपक्षीय मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने काहिरा में उन भारतीय सैनिकों का सम्मान किया जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय मिस्र में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक 4000 भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित किया गया है। सैनिकों ने उस वक्त मिस्र और फिलिस्तीन में स्वेज नहर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मेमोरियल भारतीय सैनिकों की वीरता, बलिदान और कर्तव्य की याद संजोए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें भारतीय सैनिक भी खास तौर से मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने रजिस्टर में अपने सिग्नेचर भी किए और जाते जाते यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस सिमेट्री का रखरखाव किया है। वॉर मेमोरियल से पहले प्रधानमंत्री ने 1000 साल पुरानी मस्जिद अल हाकिम का भी दौरा किया। विश्व प्रसिद्ध मस्जिद 11वीं सदी में बनी थी, लेकिन बाद में जीर्ण शीर्ण हो गई। 1970 के दशक के अंत में मस्जिद का पुनर्निर्माण भारतीय दाऊदी बोहरा समाज ने करवाया और इसे आधुनिक रूप दिया। प्रधानमंत्री ने मस्जिद के जीर्णोद्धार के बारे में जानकारी ली। वास्तुशास्त्र के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया गया। आयताकार मस्जिद के बीच में 5000 वर्ग मीटर का एक बड़ा सांगन है, जिसमें कुल 13 दरवाजे और पानी के स्रोत मौजूद हैं। मिस्र और भारत के बीच सांस्कृतिक सूत्र और लोगों के बीच संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना की। इसकी एक वजह भी है, जब प्रधानमंत्री शनिवार को काहिरा स्थित होटल पहुंचे थे तो वहां मिस्र की बेटी ने हिंदी में गाना गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। स्पष्ट हिंदी उच्चारण से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने कहा भी कि आप मिस्र की बेटी हैं, ये कोई विश्वास नहीं करेगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वहीं प्रधानमंत्री ने मिस्र के बौद्धिक वर्ग, प्रवासी भारतीयों के कई समूह और मिस्र में योग को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षकों से शनिवार को मुलाकात कर ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत दोनों ही देशों के संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। मुलाकातों के सिलसिले में अहम मुलाकात रही ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अलम से। मुफ्ती ने जहां एक और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में हो रहे सामाजिक समावेश की नीतियों की सराहना की, तो वहीं प्रधानमंत्री ने डार अल इफ्ता में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानकारी भी दी। There is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise
policies that being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा कमाल मैतबौली से गोलमेज बैठक की। चर्चा के दौरान व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, फार्मा सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा मिस्र के व्यावसायिक जगत के प्रमुख चेहरों में से एक हसन अल्लाम और मिस्र के प्रख्यात लेखक और राजनीतिक विचारक तारक हैगी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात अहम रही। दोनों ही देश भारत और मिस्र अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर चुके हैं और भारत मिस्र के साथ रणनीतिक साझेदारी कर एक नई शुरुआत कर रहा है। यही वजह है कि मिस्र को G20 सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में भी निमंत्रित किया गया है। काहिरा से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम को इससे पहले भी बहुत सारे प्रमुख देश अपने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। मानवता की सेवा के लिए विदेशी धरती पर यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला एक और मशहूर अवार्ड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने पीएम को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। ये पुरस्कार मिस्र या मानवता के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। दुनिया भर के देशों में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के सिलसिले का ये 13वां सम्मान है। ये सभी सम्मान एक बेमिसाल विश्व नेता के तौर पर पीएम मोदी की शोहरत को भी दिखाते हैं। पीएम को 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी दिन पापुआ न्यू गिनी में पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को एपकल पुरस्कार से सम्मानित किया था। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से सम्मानित किया था। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन सरकार ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया था। पीएम मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया था। 2019 में ही मालदीव ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को 2019 में द किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान बहरीन द्वारा प्रदान किया गया था। 2020 में पीएम मोदी को अमेरिकी सशस्त्र सेना सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भूटान ने दिसंबर 2021 में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो से सम्मानित किया। पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पर्यावरण संरक्षण सहित सभी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को नई राह दिखाई है। पीएम मोदी को दुनिया भर में मिलने वाले शीर्ष सम्मान देश का सर ऊंचा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका की दोस्ती वैश्विक हित के लिए बड़ी ताकत है और ये दुनिया को बेहतर बनाने के साथ साथ ज्यादा टिकाऊ भी बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक ट्वीट के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। और अब पीएम ने बाइडेन के इस ट्वीट को टैग करते हुए ये ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में पीएम ने लिखा कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। दोनों देशों के बीच दोस्ती वैश्विक हित में ताकत का काम करेगी। ये दुनिया को बेहतर और अधिक टिकाऊ बनाएगी। दोनों देशों की तरक्की से हमारे लोगों को भी फायदा होगा। वहीं बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में
संपन्न हुई अमेरिका की राजकीय यात्रा का भी एक वीडियो साझा किया है। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। Back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. Indians and Americans are both peoples who innovate and create, turn obstacles into opportunities, who find strength in community and family, and who cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights, which face challenges around the world and in each of our countries, but which remain so vital to the success of each of our nations. Press freedom, religious freedom, tolerance, diversity. The bottom line is simple. We want people everywhere to have the opportunity to live in dignity. That is a cornerstone of this essential partnership between India and the United States, and that is why I know the friendship between our nations is only going to grow as we face the future together. और आपको बता दें कि बाइडेन ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पहले से कहीं अधिक मजबूत है, नजदीक है और गतिशील है। और आपको बता दें जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी है। शोपियां, पुलवामा, बांदीपुरा और कुलगाम जिलों में ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। शोपियां, पुलवामा, कुलगाम कई जिलों में जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में ये एनआईए की छापेमारी है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। नीरज, क्या है पूरा मामला? एनआईए की छापेमारी किन किन जिलों में चल रही है और क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए, एनआईए की छापेमारी 7 जगह पर चल रही है। इस समय 7 टीमें हैं एनआईए की जो लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं, जिसमें पुलवामा में भी है, पुलवामा में शोपिया है, बांदीपुरा है। यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची है। मामला एक तो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से जो हथियार और जो ड्रग्स की सप्लाई जम्मू कश्मीर के अंदर करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों के द्वारा जो की जा रही थी, उसको लेकर एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की कार्रवाई की थी और उसी इनपुट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इनपुट एनआईए को मिले थे, जिसके आधार पर एनआईए इस कार्रवाई को कर रहा है। 7 जगह पर एनआईए की टीम रेड कर रही है, जिसमें खास तौर से टेरर फंडिंग को लेकर ये कार्रवाई है और इसमें इस बात का भी जिक्र है इस कार्रवाई में कि ड्रोन के माध्यम से किस तरह से आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर के अंदर नशीला पदार्थ पहुंचा रहे हैं, हथियार पहुंचा रहे हैं और देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा भी होगा कि हमारे चाहे सेना के जवान हो, बीएसएफ के जवान हो, बड़े पैमाने पर ऐसे ड्रोनों को मारा गया है जो पाकिस्तान से उड़ते हुए भारत की सीमा के अंदर आए थे और ये कार्रवाई उसी दिशा में एनआईए की चल रही है। नीरज, कुल मिलाकर आखिर कितने जिले हैं, कितनी जगहों पर ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है? नीरज, देखिए, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है करीब 7 जिले हैं जहां पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और 7 के करीब ही एनआईए की जो टीम है वहां पर मौजूद है। इसके अलावा जो सुरक्षा बल के जो दूसरे जो जवान हैं एनआईए के साथ वो भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ एनआईए को इनपुट मिला है कि जो ग्राउंड वर्कर हैं वो आतंकवादियों तक पैसा पहुंचा रहे हैं, नशीला पदार्थ पहुंचा रहे हैं और इसके अलावा जो हथियार है उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनआईए ने इससे पहले छापेमारी की कार्रवाई की थी तो तमाम सबूत ऐसे ग्राउंड वर्करों के खिलाफ मिले थे जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई उन्हीं के ऊपर एनआईए कर रहा है। नीरज, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार की पहल हो, हमारे सुरक्षा बलों के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके चलते आतंकवाद की कमर तोड़ने में काफी बड़ा प्रहार एक तरह से
हमारे सुरक्षा बल लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन अब देखिए ये जो आतंकवादी होते हैं नए नए तरीके अपनाते हैं और अब ड्रोन का जमाना है, उन्होंने ड्रोन की टेक्निक को अपनाना शुरू कर दिया है, नए नए तरीकों को अपना रहे हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी अलर्ट है, हम देख रहे हैं लगातार उस पर प्रहार किया जा रहा है, कई ड्रोन भी पकड़े जा रहे हैं और एनआईए की ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है इस सिलसिले में कह सकते हैं कि कई बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। देखिए बिल्कुल बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी। शैला, आपने देखा भी होगा कि जो आतंकवादी हैं वो अपने जो तकनीक है उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जवान हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उसी हिसाब से वो भी अपडेट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आतंकवादी अब सिर्फ हथियार या ड्रग्स या पैसे तक ही सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कि साइबर स्पेस में किस तरह से साइबर हमला करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि आतंकवादी किस तरह से गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ करते हैं ताकि देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके और सीधा सीधा उन पर शक भी ना आए। आपने देखा भी होगा कि कई सारे पीएफआई जो संगठन है देश के अंदर अलग अलग तरीके के कैंप आयोजित करते हैं, चाहे कराटे कैंप हो या उनको ट्रेनिंग देने का कैंप हो, लेकिन वहां पर आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो अलग अलग तरीके से आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हमारी एजेंसियां हैं, वो सतर्क हैं, उनको मालूम है इन तरीकों को और यही कारण है आप देखें कि लगातार कार्रवाई चल रही है, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो, केरल के अंदर हो, कर्नाटक के अंदर हो। इससे पहले भी एनआईए ने लगातार रेड किया, तो एनआईए भी अपडेट है, हमारी एजेंसियां भी अपडेट है इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और यही वजह है कि जो तमाम इनपुट मिलते हैं उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई एनआईए करती है। एक चीज ये भी जानना चाहेंगे नीरज कि कितने बजे से चल रही है ये एनआईए की छापेमारी कार्रवाई और क्या अभी तक कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए एनआईए की छापेमारी सुबह करीब 6:30 बजे से स्टार्ट हुई थी और अभी तक छापेमारी की कार्रवाई 7 जिलों में लगातार चल रही है। चूंकि कार्रवाई अभी तक चल रही है शैला, तो इसलिए बहुत ज्यादा जानकारियां निकलकर सामने नहीं आई हैं। जब कार्रवाई खत्म होगी, छापेमारी की कार्रवाई, तब पता लग पाएगा कि किस किस तरह के इनपुट एनआईए को मिले हैं, कौन कौन सी चीजें एनआईए ने जब्त की हैं, किन लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि हमें ये जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी चल रही है एनआईए की और उनसे जो इनपुट मिलेगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या क्या चीजें एनआईए ने बरामद की। जी नीरज, अभी कुछ दिन पहले ही 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था जब वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में सेना भी अलर्ट मोड पर रहती है कि कहीं से भी कोई आतंकवादी घुसपैठ ना कर पाए। देखिए बिल्कुल सेना अलर्ट मोड पे है। आपने देखा भी होगा कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से लगी हुई जो सीमा है उस पर हमारी चौकसी बढ़ी है। पहले से ज्यादा जो फेंसिंग है वो हमने अत्याधुनिक की है, हथियार हमारे पास अत्याधुनिक है, हमारे जवानों को तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं और इसी का नतीजा है कि जो सीमा पार से जो घुसपैठ है वो एक तरीके से बिल्कुल रुक गई है। यही कारण है कि ये आतंकवादी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग्स पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, ताकि उनको सीमा पार से घुसपैठ ना करना पड़े। लेकिन उसको लेकर भी हमारे जवानों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, कई सारे ड्रोनों को मार गिराया गया है हमारे जवानों के द्वारा। तो कोशिश लगातार चल रही है। सेना ने, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था, तमाम आतंकवादियों को धराशायी कर दिया था, तमाम आतंकवादियों ने सरेंडर किया था और बड़ी संख्या में आतंकवादी एनकाउंटर में मारे भी गए थे। तो ये नतीजा है कि एक जो ज्वाइंट ऑपरेशन हमारी जो सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर के अंदर इस आतंकवाद के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, हमारे सेना के जवान हो, इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान हो, एनआईए, ये तो लगातार कार्रवाई कर रही है और उसी का नतीजा है कि इन पर जो लगाम है वो किस तरीके से लगा पाए हैं। बिल्कुल, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं नीरज आतंकवादियों के हौसले तो पस्त हुए ही हैं। एक छोटा सा सवाल और जानना चाहूंगी कि ये जो टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी हो रही है, कौन कौन लोग हैं जिन पर शक की सुई है, जिनसे बातचीत हो रही है, जिनसे पूछताछ की जा रही है? देखिए एनआईए ये अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है क्योंकि एनआईए का ये कहना है कि अगर नाम बता दिए जाएंगे तो बहुत सारे आतंकवादी और उनके जो सहयोगी हैं वो अंडरग्राउंड हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर एनआईए ने बताया है कि पहले जो रेड हुई थी उनमें कुछ इनपुट मिले थे, कुछ अलगाववादी हैं जो इस तरह की गतिविधियों में लगे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि ग्राउंड वर्कर के तौर पर इन आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते हैं। खासतौर से जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा है वहां पर कुछ ऐसे अंडर कवर कह सकते हैं कि जो इनके वर्कर हैं वो इस तरह की सप्लाई चेन में लगे हुए हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ चलिए नया सवेरा में अब अगली खबर का रुख करते हैं। G20 के बुनियादी ढांचा कार्य समूह की 3री बैठक आज से उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में शुरू हो रही है
और ये बैठक इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। टिहरी में बैठक के प्रस्तावित स्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी गई है। वहीं बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधि देहरादून भी पहुंचने लगे हैं। उनका तिलक, फूलों की माला और राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, दमों पर स्थानीय नृत्य प्रस्तुति के साथ पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। 3 दिन की इस बैठक में देश के आधारभूत ढांचे से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा होगी और टिकाऊ शहरों के लिए खाका तैयार करने पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन भी होगा। विदेशी प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल होंगे और उन्हें उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से अवगत भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रख रही है और जनता को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दे रही है। और इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर हर मंत्रालय अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच रख रहा है। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू में सुरक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करेंगे। कॉन्क्लेव जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्व सैनिक, लेखक, पत्रकार और अन्य वरिष्ठ विशेषज्ञ भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। सुरक्षा कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चल रहे कार्यक्रम का हिस्सा है। कॉन्क्लेव के बाद राजनाथ सिंह त्रिकुटा नगर में भाजपा कार्यालय का दौरा करेंगे और जम्मू कश्मीर में वर्तमान राजनीतिक सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा अपने 1 महीने तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और इसी बीच खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बात करेंगे असम में मौसम बेहतर होने के साथ साथ बाढ़ की स्थिति जो है उसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि राज्य के 19 जिलों में लगभग 4,88,000 लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 54 राजस्व मंडलों के कुल 1,538 गांव बाढ़ग्रस्त हैं और 1,466 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से नलबाड़ी जिले में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाढ़ के पानी से कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ित जिलों में 140 राहत शिविर और 75 राहत सामग्री वितरण केंद्र खोले हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए केंद्र और राज्य के आपदा मोचन बलों को तैनात किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति आ गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डिब्रूगढ़ से हमारी सहयोगी सुनीना रॉय हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीना, इस समय की अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो बाढ़ की अभी हालात में थोड़ा सा सुधार आया है, जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहा है। राहत बचाव का कार्य किस प्रकार से चल रहा है, अभी क्या कुछ स्थिति है? हाँ शाइला, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी वेदर में काफी सुधार है। पिछले कुछ दिनों से धूप हो रही है, जिसके वजह से जी सुबीना, तो असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं। अभी कुछ तकनीक की खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे उनसे बाढ़ की स्थिति में क्या कुछ अभी हालात हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दें कि थोड़ा सुधार हुआ है और लेकिन राहत और बचाव के कार्य भी जारी है। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। किसी प्रकार से उनको हानि ना हो, जानवरों को ज्यादा हानि ना हो, इसके लगातार जो हमारी टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार स्थिति को संभालने में जुटी हुई हैं। तो असम काफी दिनों से बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा था। अब स्थिति में जिस तरह से थोड़ा सुधार आया है तो लोगों की में एक आशा की किरण जगी है और धीरे धीरे स्थिति अब सामान्य होने की ओर अग्रसर है। तो बिल्कुल असम में जो बाढ़ की स्थिति है उसमें धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आ रहा है और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो सुबीना हमारे साथ बनी हुई हैं। सुबीना, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। किस प्रकार की अभी स्थिति है और किस प्रकार राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं? लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना तो नहीं हो रहा है? क्या कुछ स्थिति है? हाँ जी, जैसे कि मैं बता रही थी कि अभी जो है नदी की जो खतरे की लेवल है, अभी कोई भी नदी खतरे के लेवल से ऊपर नहीं है, जो कि सिचुएशन मतलब अभी नॉर्मल पे आ रही है। वाटर लेवल काफी रिसीड हुआ है। और अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो हमारे जो राज्य प्रशासन है और एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, तो वो लोग लगातार प्रयास में जुड़ी हुई है कि लोगों की कैसी मदद करे, सहायता करे। लो लाइन एरिया से कैसे लोगों को सटीक जगह पे लाया जाए। तो जैसे कि रिलीफ सेंटर्स टोटल कल खुले गए थे 165 रिलीफ सेंटर्स, और जिसमें कि 61 रिलीफ कैंप्स कल बिछाए गए थे और जिसमें कि 43,000 इनमेट्स अभी रह रहे हैं। और 104 रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स सेटअप किए गए, जिसमें कि प्रशासनों ने सारे जो डे टू डे आइटम्स है, जैसे चावल डावल हो गया, इंक्लूडिंग बेबी फूड आइटम्स, सारे सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। और कल 10 मेडिकल टीम डिप्लॉय किए गए, जिन्होंने हेल्थ चेकअप, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जो बाढ़ पीड़ित इलाकों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मानसून की। दरअसल दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश और हिमाचल में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। यहाँ सड़कों में पानी भरा हुआ है, नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते भूस्खलन का भी खतरा बढ़ गया है। और इसी बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। वहीं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और मंडी जिलों के अगले 24 घंटे मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील घोषित किए गए हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में भी बाढ़ आ सकती है। वहीं भोपाल में बारिश के बाद एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर शहर में कई जगह पर जलभराव से परेशानी हो गई। पहली ही बारिश के बाद शहर के भोपाल टॉकीज से लेकर बावड़िया कला तक सब जगह पानी जमा हो गया है। शहर में कई जगह जलभराव को दूर करने के लिए नगर निगम से पंप भी बुलाना पड़ा है। झमाझम बारिश के बाद लोग बारिश के शहर के सुहावने मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक हल्की बारिश की भी संभावना जताई है।
और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर कई जगह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में 27 और 28 जून को तेज वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड में राज्य मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में खराब मौसम का असर जो है वो केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा को अब अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहां तेज वर्षा के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर जा रहे यात्री रास्ते में बारिश के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गधेरा उफान पर है। इसकी वजह से केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री वहां पर फंस गए हैं। फंसे हुए यात्रियों को गौरीकुंड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। और चलिए नया सवेरा में अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे, जहां भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में 34 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के 3000 चयनित कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान कार्यक्रम में देश भर के 10 लाख बूथ जुड़ेंगे और सभी बूथ और मंडलों पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित हैं। वहीं भोपाल में हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा विष्णुदत्त शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये वही पंडाल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और देश भर के सभी राज्यों के अच्छा काम करने वाले 3000 बूथ कार्यकर्ता जो हैं उनको आमंत्रित किया गया है। चुनिंदा जो बूथ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर होंगे। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि सभा जिसे कहें कि लाखों की संख्या में होती वो नहीं होगी, चुनिंदा कार्यकर्ता होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की ये है कि राष्ट्रीय स्तर का ये पूरा कार्यक्रम होगा। 10 लाख बूथ जो है पूरे देश भर के वो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और तमाम बूथों पर, तमाम मंडलों पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। उनसे संवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उसके प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राष्ट्रीय सचिव जो है, महासचिव जो है तरुण चुग, वो भोपाल में इस मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जिसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार रखा गया है, यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कल यानी कि सोमवार की अगर बात की जाए तो वो पहुंच जाएंगे और सोमवार को जेपी नड्डा इसी कार्यक्रम स्थल के पास में ही एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका उस प्रदर्शनी स्थल का नाम राजमाता सिंधिया के नाम पर रखा गया है। उस प्रदर्शनी का लोकार्पण भी करेंगे, शुभारंभ करेंगे। वो प्रदर्शनी ये बताएगी कि किस तरीके से बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 9 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को भी उस प्रदर्शनी में देखने को मिल सकता है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम वो योजनाएं जो देश भर में मील का पत्थर साबित हुई हैं उसको भी इस प्रदर्शनी में बताने की कोशिश की गई है। तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो तमाम देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। कैमरामैन रिजवान राही के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और आइए देश से जुड़ी अन्य खबरों पर फटाफट अंदाज में डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम वाराणसी में जगतपुर इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। सभा के बाद नड्डा करखियाओं स्थित इंटीग्रेटेड पैक हाउस से 40 मैट्रिक टन आम लेकर शारजाह जाने वाली कार्गो को हरी झंडी भी दिखाएंगे।
सावन महीने में भक्तों की बेशुमार भीड़ के कारण भगवान महाकालेश्वर के मंदिर के गर्भगृह में 4 जुलाई से 11 सितंबर तक श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। इस दौरान 750 रुपए की रसीद पर गर्भगृह में प्रवेश की व्यवस्था भी बंद रहेगी। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने उज्जैन में रहने वाले लोगों के लिए महाकाल मंदिर में अलग द्वार से प्रवेश की सौगात दी है। स्थानीय भक्त 11 जुलाई से अपना आधार कार्ड दिखाकर गेट नंबर 1 से मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। मध्य रेलवे के गणपति उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की यात्रा को देखते हुए गणपति विशेष रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की गई। मध्य रेलवे के अनुसार गणेश चतुर्थी के पहले यात्रियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे 156 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, पनवेल और सावंतवाड़ी, रत्नागिरी, पुणे, करमाली और कुडाल स्थित सहित विभिन्न रेल मार्गों पर चलाई जाएंगी। बुकिंग कल से शुरू होगी। वहीं गणपति उत्सव सितंबर महीने में मनाया जाएगा। ओडिशा के गंजम जिले में कल रात एक बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। घायलों को MKCH मेडिकल कॉलेज बरहामपुर में भर्ती कराया गया है। हर तरफ भारी बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर के हरनी नाले में अचानक बाढ़ आने से एक व्यक्ति वहां फंस गया था। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने व्यक्ति को सकुशल वहां से बाहर निकाला। और आइए अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका, कनाडा और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर रूस में चल रही उथल-पुथल पर चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि क्रेमलिन नेता व्लादिमीर पुतिन की कमजोरी उजागर हो गई है। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक फोन कॉल के बाद कहा कि हमने रूस में हो रही घटनाओं पर चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहाल होने तक दुनिया को रूस पर दबाव डालना चाहिए। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने लंबी दूरी के हथियारों पर जोर देने के साथ रक्षा सहयोग को और बढ़ाने की भी बात कही। जेलेंस्की ने आगे कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ यूक्रेन के विशाल और रूसी कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में खतरनाक स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई। जेलेंस्की ने इसके बाद कहा कि यूक्रेन की साझेदारी को विशेष रूप से विनियस में नाटो शिखर सम्मेलन में रूस के खिलाफ एक सैद्धांतिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करनी चाहिए। यूक्रेनी नेता ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ भी फोन पर इस मामले पर चर्चा की है। और ग्रीस में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने देश के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। मतदाताओं ने सुधारवादी किरियाकोस मित्सोटाकिस को प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से 4 साल के कार्यकाल के लिए चुन लिया है, जबकि उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी वामपंथी सिरिजा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। किरियाकोस मित्सोटाकिस की पार्टी को 40% से अधिक वोट मिले, जबकि सिरिजा पार्टी को 18% से भी कम वोट मिले हैं। जीत के बाद न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के मुख्यालय के बाहर हजारों समर्थक एकत्रित हुए, जहां मित्सोटाकिस ने अपने मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मित्सोटाकिस ने महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग से राजस्व बढ़ाने, नौकरियां पैदा करने और यूरोपीय संघ के औसत के करीब वेतन बढ़ाने का वादा किया है। आर्थिक विकास और सुरक्षा पर चुनाव अभियान के केंद्रित करने के बाद इस चुनाव में मित्सोटाकिस की पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विशेष अतिथि के रूप में नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को आइसलैंड की यात्रा की। ट्रूडो की यात्रा नॉर्डिक देशों के साथ कनाडा की साझेदारी को मजबूत करने और पर्यावरण की रक्षा, अच्छी मध्यम वर्ग की नौकरियां पैदा करने और स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा विकसित करने जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिए निर्धारित है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ एक बैठक में ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने वैगनर समूह के सेनानियों द्वारा अल्पकालिक विद्रोह के मद्देनजर रूस में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की।
ट्रूडो ने ट्विटर पर लिखा कि व्लादिमीर कनाडा यूक्रेन के साथ खड़े होने और यूक्रेनियों को आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आपको बता दें कि सऊदी अरब में 5 दिवसीय वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा में कोरोना महामारी के 3 वर्ष बाद भारत से 1,75,000 से अधिक जायरीन भाग ले रहे हैं। जायरीन मीना में इकट्ठा होने के लिए पवित्र शहर मक्का से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वे 3 रातें बिताने के बाद कल सुबह तड़के हज के दिन की मुख्य नमाज अदा करने के लिए अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे। इस वर्ष भारत से 1,75,000 से अधिक जायरीनों का कोटा हो चुका है। इसमें से 1,40,000 जायरीन हज कमेटी के माध्यम से हैं, जबकि 35,000 निजी संचालकों के माध्यम से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इस वर्ष 4,000 से अधिक महिला जायरीन बिना महरम के हज यात्रा पर हैं। भारत से रिकॉर्ड 2 लाख जायरीनों सहित लगभग 25 लाख जायरीनों ने कोरोना महामारी से पहले वर्ष 2019 में हज यात्रा की थी। और चलिए अब जल्दी से बात करते हैं कारोबार की। जल्द शुरू हो सकती हैं गो फर्स्ट की फ्लाइट्स। संकट का सामना कर रही गो फर्स्ट एयरलाइंस को बड़ी राहत मिली है। कंपनी को लैंडर्स की ओर से अतिरिक्त फंडिंग मिल चुकी है। इसके बाद अब डीजीसीए से मंजूरी मिलने के बाद गो फर्स्ट अपनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। महीने भर में बैंकों में आए 2,000 रुपए के 72% नोट। देश में 2,000 रुपए के 72% से ज्यादा नोट अब बैंकों में वापस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2.62 लाख करोड़ रुपए के 2,000 के नोट बैंकों में जमा किए गए हैं और या बदल दिए गए हैं। ये नोट कलेक्शन वापसी फैसले के महीने भर में रिकॉर्ड किया गया है। भारत में अमेजन गूगल 2.9 लाख करोड़ का निवेश करेगी। गूगल भारत में डिजिटाइजेशन के लिए $10 बिलियन का निवेश करेगी। वहीं अमेजन के सीईओ ने भी यूएस में पीएम मोदी से मिलने के बाद भारत में $26 बिलियन के निवेश की बात कही है। पीएमओ ने ट्वीट करके बताया है कि पीएम और पिचाई के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई है। इस हफ्ते शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 2 इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO ओपन होंगे। इसमें साइएंट DLM और आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी शामिल है। साइएंट DLM इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी है, तो वहीं आइडिया फोर्स ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। और नया सवेरा में अब खबरें खेल जगत से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने WTT कंटेंडर का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला जोड़ी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने WTT कंटेंडर का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिला युगल स्पर्धा के फाइनल में भारतीय जोड़ी ने मीवा हेरिमोटो और मियू खारा की जापानी जोड़ी को 3-1 के अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही सुतीर्था और अहिका की जोड़ी WTT कंटेंडर जीतने वाली साल की पहली जोड़ी बन गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने WTT कंटेंडर का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला जोड़ी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि अहिका और सुतीर्था मुखर्जी की शानदार जोड़ी को WTT कंटेंडर 2023 महिला युगल चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई। एक के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में विश्व कप जोड़ी को हराना और फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ शानदार जीत आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आप इसके हकदार हैं। आप पर गर्व है। जेम्स। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दूसरा लेडीज यूरोपीय टूर खिताब जीत लिया है। उन्होंने टिप स्पोर्ट चेक लेडीज ओपन में 4 शॉट जीत के साथ अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया। 22 साल की बाएं हाथ की खेलने वाली दीक्षा ने इससे पहले साल 2019 में LET खिताब जीता था। रविवार को दीक्षा शानदार लय में थी, जिनका उन्हें पूरा फायदा मिला। प्रतियोगिता में ट्रिचेट दूसरे स्थान पर रही, जबकि फ्रांस की सेलिन हर्बिन को तीसरा स्थान मिला।
सेफ चैंपियनशिप के ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश ने मालदीव को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश ने चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस मैच में मालदीव की तरफ से हमजा मोहम्मद ने 17वें मिनट में गोल दागकर बढ़त बना ली थी। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश ने वापसी करते हुए एक के बाद एक 3 गोल दागे। बांग्लादेश की तरफ से हकीम हुसैन, तारिक काजी और शेख मार्सेलिन ने 1-1 गोल दागे। वहीं ग्रुप बी के एक अन्य मैच में लेबनान ने भूटान को 4-1 के अंतर से हरा दिया। लेबनान का सामना बुधवार को मालदीव से होगा। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने क्वींस कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एलेक्स डी मिनोर को आसानी से 6-4, 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अल्कराज ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में अपनी वापसी भी कर ली। अल्कराज की ये जीत अगले महीने शुरू हो रहे विंबलडन के लिहाज से अहम है। सिंगापुर में एक सप्ताह तक चले पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का समापन रविवार के दिन हुआ। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 60 से अधिक देशों के 130 से अधिक प्रतिभागियों ने तीरंदाजी, बेसबॉल, शतरंज, साइकिलिंग, डांस, मोटर स्पोर्ट्स, नौकायन, शूटिंग, ताइक्वांडो और टेनिस सहित ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स सीरीज 2023 की 10 स्पर्धाओं में भाग लिया। आईओसी के उपाध्यक्ष सेन मियांग एनजी ने इस आयोजन को रोमांचक और एक ऐतिहासिक क्षण कहा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिने जगत की खबरों से। फिल्म आदिपुरुष की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट लगातार जारी है। फिल्म ने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर केवल 5.25 करोड़ का ही बिजनेस किया। वहीं 23 जून को रिलीज हुई अविका गौर की फिल्म 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से अच्छी परफॉर्म कर रही है। 10 करोड़ की बजट वाली ये फिल्म ने 2 दिनों में 3.33 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का कहना है कि बिग बॉस शो ने दर्शकों को स्मार्ट बना दिया है। वर्ष 2022 में बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन को करण जौहर ने होस्ट किया था। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार कमल हसन फिल्म प्रोजेक्ट के में प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ काम करते नजर आएंगे। अभिनेता गायक राकेश मिश्रा का गाना काला चश्मा रिलीज हो गया है। राकेश मिश्रा का गाना काला चश्मा टी सीरीज हमार भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है। फिल्म निर्माता रत्नाकर कुमार की भोजपुरी फिल्म टुन टुन का ट्रेलर वर्ल्ड वाइल्ड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर दिया गया है। फिल्म टुन टुन के ट्रेलर में सभी कलाकारों को बेहद ही खास तरीके से दिखाया गया है। शाहरुख खान और फराह खान 9 साल बाद फिर से एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार शाहरुख और फराह एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर एक साथ काम करते नजर आएंगे। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शहनाज गिल ने अपकमिंग ट्रैक यार का सताया हुआ है का पोस्टर रविवार को लॉन्च किया। ये पहली बार होगा जब दोनों स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। गायक अभिनेता अर्जुन कानूनगो अपने एल्बम इंडस्ट्री के दूसरे वर्जन के साथ वापसी कर रहे हैं। इंडस्ट्री 2 टाइटल वाले इस एल्बम में वो शर्ली सेठिया के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म द केरल स्टोरी बीते महीने 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ओटीटी रिलीज को लेकर डायरेक्टर सुदीप्तो ने कहा कि अभी तक कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। और अब बात करते हैं आपकी सेहत की। तो आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य ड्रग्स के हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को ड्रग्स और मादक पदार्थों के खतरे से दूर करना है। आइए समझते हैं कि नशा करने का स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव होता है और नशा मुक्ति के लिए विकल्प क्या क्या हैं। नशे की लत स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूकता जरूरी है। नशे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इन नशों का असर दिमाग पर
कुछ समय के लिए ज़रूर अच्छा महसूस होता है, लेकिन लंबे समय में यही असर दिमाग को नशे का आदी बना देता है और ऐसे में व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह जाता कि वो बिना नशे के काम कर सके। नशा करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए उसके स्वभाव और उसके व्यक्तित्व में बदलाव की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अक्सर परिवार से कटने लगते हैं, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना पसंद नहीं करते, उनके खान पान, सोने और दूसरी आदतों में भी बदलाव आने लगता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा, बच्चों और किशोरावस्था में ख़ास तौर पे स्कूल की तरफ ध्यान देने में कमी, पढ़ाई में कमज़ोरी, फेल हो जाना या पैसे की डिमांड करना या पैसे की ज़रूरत बढ़ते जाना इस बात के सूचक हो सकते हैं कि बच्चा शायद नशे की तरफ आकर्षित हो चुका है। नशे की लत के लक्षणों को पहचान कर उसका सही इलाज करवाना जरूरी है। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति नशा ले रहा है तो ये ज़रूर समझ लीजिए कि उससे विवाद करना इस समस्या का हल नहीं है। ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति की परेशानी को समझने की, उसको सहानुभूति और आदर के साथ इलाज के बारे में जानकारी देने की। नशे का इलाज सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों दोनों में उपलब्ध है और ज़्यादा महंगा नहीं है। ज़रूरत है ऐसे व्यक्तियों को सही जानकारी मिलने की और उनकी सहायता करने की कि वो इलाज तक पहुंच सके। काउंसलिंग और इलाज की मदद से नशा मुक्ति संभव है। जरूरत है तो बस कोशिश करने की। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में चलिए बात करते हैं मौसम की। तो आपको बता दें पश्चिम और इसी के साथ फिलहाल नया सवेरा के इस खास अंक में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं चीन के यूनान प्रांत, जहां के मनमोहक तितलियों के दृश्य आपका मन मोह लेंगे। और तो ये इन दृश्यों का आप आनंद उठाइए और इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।